शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। धीरे धीरे गद्दाफी आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। वो देश से निकाले हुए अपने विरोधियों को स्ट्रे डॉग्स यानी गली का कुत्ता कहता था, और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, उन्हें ढूंढ ढूंढ के मरवा देता था। ईयरशॉट पर मैं हूं सौरभ भ्रमर और आप सुन रहे हैं तानाशाह गद्दाफी की कहानी। गद्दाफी अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि वो इन मर्डर्स को भरी भीड़ में करवा देता था, दुनिया के सामने दिन दहाड़े। वो लोगों के बीच खौफ पैदा करना चाहता था और दिखाना चाहता था कि वो सर्वे सर्वा है। इसी के साथ गद्दाफी की अपनी सुरक्षा को लेकर सनक भी बढ़ती जा रही थी। गद्दाफी की जीवनी लिखने वाले डेविड ब्लंडी और एंड्रयू लिसेट ने अपनी किताब गद्दाफी एंड द लिबियन रिवॉल्यूशन में लिखा है कि गद्दाफी जब भी फ्लाइट में कहीं जाता था तब 2 एरोप्लेन्स साथ साथ उड़ान भरा करते थे। गद्दाफी को जिस प्लेन से जाना होता था वो 2 घंटे उड़ान भरने के बाद नीचे उतरा करता था और तब जाके गद्दाफी उसमें बैठता था। ऐसा अक्सर इसलिए किया जाता था ताकि प्लेन में अगर किसी भी किस्म की दिक्कत हो, कोई षड्यंत्र गद्दाफी के खिलाफ किया जा रहा हो या बॉम्ब रखा हो, तो वो उसके बैठने से पहले ही फट जाए। गद्दाफी के किसी भी चीज को छूने से पहले उसको स्टेरिलाइज किया जाता था। हाइजीन की सनक में एक बार तो उसने एक अरब देश के एक नेता से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया था। 1986 में अमेरिका की लिबिया पर की गई बॉम्बिंग में गद्दाफी बच तो गया था, लेकिन उसके अंदर बदले की भावना उबाल मारने लगी थी। Your government is a terrorist government. Reagan is the biggest terrorist in the world. इस क्लिप में गद्दाफी रोनाल्ड रीगन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बता रहा है। गद्दाफी को यूएस से बदला लेने का मौका मिला 21 दिसंबर 1988 को 1988, जब लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 103 ने 243 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भरी। प्लेन में 16 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। प्लेन में कुल 259 यानी 259 लोग थे, जिनमें से 189 अमेरिकी नागरिक थे। एयरपोर्ट से उड़ान भरे प्लेन को 40 मिनट हुए थे, तभी उसमें एक जोरदार धमाका हुआ। यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि प्लेन में मौजूद एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा। आग से लिपटे इस हवाई जहाज के मलबे में 12 लोग जो कि ग्राउंड पर मौजूद थे, उनकी भी मौत हो गई। हमले को लिबियन सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंट्स ने अंजाम दिया था। गद्दाफी ने हमले में अपना हाथ मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। मुअम्मर गद्दाफी अपने से विश्वासघात करने वाले लोगों के साथ कितनी निर्दयता, कितनी क्रूएल्टी से पेश आता था, इसका अंदाजा आप साल 1993 यानी 1993 में इजिप्ट में हुई उसके एक समय विदेश मंत्री रहे मंसूर रशीद अल कीखिया के साथ सलूक से लगा सकते हैं। कीखिया अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग अटेंड करने के बाद गायब हो गए थे। साल 2012 में उनकी बॉडी एक फ्रिज में पाई गई। वक्त के साथ साथ गद्दाफी के अजीबोगरीब कपड़े पहनना, उसका जवान देखने के लिए बार बार प्लास्टिक सर्जरीज कराना, इससे पूरा अरब वर्ल्ड इतना शर्मिंदा हो गया था कि वो खुद को अरब मानने से इनकार करने लगे थे। गद्दाफी ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेज़ोनियन फीमेल बॉडीगार्ड्स को तैनात किया हुआ था। इन बेहद खूबसूरत गार्ड्स के साथ जेल जैसा सलूक किया जाता था। गद्दाफी एक सेक्स एडिक्ट था और वो इन लड़कियों को दिन या रात किसी भी समय अपने कमरे में बुला लिया करता था। 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद गद्दाफी के मन में डर बैठ गया।
उसको लगने लगा था कि अमेरिका का गुस्सा उसकी भी जान ले सकता है। अमेरिका के हमेशा से खिलाफ रहे गद्दाफी ने उस वक्त यू टर्न मारा और हमले को कंडेम किया, हमले की निंदा की। उसने यहां तक कहा कि वो विक्टिम्स को ब्लड डोनेट करना चाहता है। वो CIA को अल-कायदा के मूवमेंट के इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोवाइड करने लगा। उसने पब्लिकली अपने देश से मास डिस्ट्रक्शंस के सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करने का कमिटमेंट भी दिया। Today in Tripoli, the leader of Libya, Colonel Muammar al-Gaddafi, publicly confirmed his commitment to disclose and dismantle all weapons of mass destruction programs in his country. He has agreed immediately and unconditionally to allow inspectors from international organizations to enter Libya. Libya has begun the process of rejoining the community of nations. यह आवाज है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की, जिसमें वो गद्दाफी के इस फैसले के बारे में बता रहे हैं। गद्दाफी को लगने लगा था कि वो पश्चिमी देशों का विश्वास वापस जीत चुका है और अब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो घमंड से चूर था और यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। साल 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें कई देशों में विरोध प्रदर्शनों, धरनों और दंगों के दौर शुरू हुए। इसकी क्रांति की भेंट ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ज़िनेल अबेदीन बेन अली और मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक समेत कई तानाशाह चढ़ गए। फरवरी 2011 में लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शनों की पहले शुरुआत हुई। ये गद्दाफी के सहयोगियों और उनके विरोधियों, जिन्हें विदेशी ग्रुप से मदद मिल रही थी, इनके बीच का एक युद्ध था। गद्दाफी का सत्ता छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था और वो अपनी जान बचाने के लिए शहर से शहर भागने लगा। अपनी मौत के समय गद्दाफी अपने होम टाउन सिरते में छिपा हुआ था और वहां से भागने की फिराक में था जब फ्रेंच फाइटर प्लेन्स ने उसके काफिले पर हमला किया। हमले के बाद गद्दाफी का काफिला नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के साथ झड़प में फंस गया। जख्मी हालत में गद्दाफी घिसटता हुआ एक पाइप में जाकर छिपा, लेकिन एनटीसी की फौज उसको जिंदा छोड़ने के मूड में ही नहीं थी और उसे वहां से ढूंढ निकाला गया। खून से सने गद्दाफी को रेबल लड़ाके खींच रहे थे और इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा। गद्दाफी दया की भीख मांग रहा था और लड़ाकों से पूछ रहा था कि उसने उनका क्या बिगाड़ा है। एक लड़ाके ने उसको जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, शट अप यू डॉग। खबरों में कहा गया कि गद्दाफी को 2 गोलियां मारी गईं, जिनसे उसकी मौत हो गई। गद्दाफी का अंत हो चुका था। लीबिया में चारों तरफ जश्न था। देश 42 साल बाद खुली हवा में सांस ले रहा था। लेकिन ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें पूरे अरब वर्ल्ड में फैली हुई अफरा तफरी और बिगड़ती चली गई। अरब वर्ल्ड ने हुस्नी मुबारक को हटते हुए देखा, सद्दाम का अंत देखा और साथ ही गद्दाफी का अंत देखा। लेकिन दुखद बात यह है कि वहां के लोगों, वहां की जनता के लिए दुख का कोई अंत नहीं है। कहते हैं अब अरब वर्ल्ड और ज्यादा खतरनाक है। गद्दाफी और सद्दाम के समय में बताते हैं कि डर सिर्फ गद्दाफी और सद्दाम के लोगों का था। आम जनता के लिए शायद उतना डर नहीं था। लेकिन अब अरब वर्ल्ड में हालत यह है कि कब कौन किसकी जान ले ले यही नहीं पता। एक तानाशाह खत्म होता है, तानाशाही खत्म नहीं होती। गद्दाफी खत्म हो गया, लेकिन गद्दाफी जैसे और लोग इतिहास में आते रहे हैं और भविष्य में आते रहेंगे। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ। तानाशाह के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक और डिक्टेटर के कारनामों के बारे में। सुनते रहिए ईयरशॉट। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। Earshot, here and now.